नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखने वाले हैं जीव और समष्टियों का वॉल्यूम 3। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम ये टॉपिक हमारा जो लिख रखा है हमने इसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो भी समष्टियाँ हैं उसमें क्या होती हैं समष्टियाँ, किस प्रकार का, वो सभी की सभी समष्टियों का पूरा देखेंगे आज हम। चलिए करते हैं शुरुआत आज का ये चैप्टर। चलिए इसको कट कर लेते हैं फिर। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला आएगा कि समष्टियाँ यानी पॉपुलेशंस है क्या चीज़। तो समष्टियों को देखने की हम सबसे पहले कोशिश करेंगे, यानी समष्टियाँ क्या होती हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वही है कि समष्टियाँ क्या हैं। तो देखिए समष्टियों के बारे में जो हमें देखना है आज सबसे पहले, तो वो हम चलते हैं। देखिए समष्टियाँ, तो समष्टियों में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी नियत समय पर निवास करने वाले एक ही प्रजाति के जीवधारियों की जो संख्या होती है वह समष्टि कहलाती है। मतलब एक निश्चित भौतिक क्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित यानी कंफर्ट जोन जो होता है, ये कंफर्ट जोन है। एक निश्चित क्षेत्र में निवास कर रही सभी जातियों का जो संख्या होती है उसे समष्टि कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि कोई भी जो प्रजाति है पृथ्वी पर विभिन्न समष्टियों के रूप में पाई जाती है, अर्थात समष्टि प्रजाति के अर्थात एक ही प्रकार के जीवों के जो सहकारी इकाई हैं। किसी भी क्षेत्र की समष्टियाँ स्थिर नहीं रहती, क्योंकि किसी भी जो नियत समय पर जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। यानी कि समष्टियाँ हैं वो कभी भी नियत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जो समष्टियाँ हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। जीवों की संख्या क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। तो किसी प्रजाति विशेष के जीवों की संख्या, अब किसी प्रजाति विशेष के जीवों की संख्या, दिया गया क्षेत्र स्थान, इसके महत्वपूर्ण 3 बिंदु होते हैं, और नियत समय, इन्हीं पर कार्य करती हैं समष्टि। तो उसे भारत जो है, जैसे भारत में 1947 में जो जनसंख्या या फिर गिर के वंश की जो 2015 के शेरों की आदि की संख्या, ये क्या होती हैं? समष्टियाँ होती हैं। इनको देखना है। अब हमने देखना है समष्टि के गुण क्या हैं। समष्टि के गुण क्या हैं? समष्टि के गुण देखिए, समष्टि के गुण प्रकृति में जीव प्राय एकाकी जीव व्यतीत नहीं करती हैं, और उनमें से जो अधिकांश समष्टियां हैं वो सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर संसाधनों को साझा करती हैं। जो संसाधन होती हैं उनका साझा करती हैं। तो संसाधनों के लिए जो स्पर्धा करती हैं, फिर क्या करती हैं? ये संसाधनों के लिए स्पर्धा यानी कंपटीशन, किसी चीज के लिए वो लड़ाई करती हैं, और जो उसको पा लेता है वही जीवित रह पाता है। ये समष्टि गुण में आता है। अतः आपस में भी प्रजनन भी करती हैं। ये सभी जो होती हैं वो क्या होती हैं? समष्टि गुण होती हैं। देखो आपस में प्रजनन का अर्थ यहाँ लैंगिक प्रजनन से ही है लेकिन जो पारिस्थितिक अध्ययनों के जो अलैंगिक प्रजनन में के फलस्वरूप जो जीवों की समष्टियों को माना जाता है, यह सही है कि परिवर्तित जो पर्यावरण का जो सामना समष्टि या फिर एकाकी जीव से होता है। मतलब समष्टियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में प्रजनन कर सकती हैं, वृद्धि कर सकती हैं, ये सभी इसमें गुण आ जाते हैं। वो किस में आ जाते हैं? समष्टियों में आ जाते हैं। ये समष्टि गुण में होता है। अब इसका जो पहला गुण है वो है जन्म दर व मृत्यु दर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी दोनों होते हैं ये। देखो जन्म दर क्या होती है? मतलब एक निश्चित समय में किसी जीवों की जन्म होने की जो संख्या होती है जन्म दर कहलाती है, और एक निश्चित समय में किसी जीव के की मृत्यु होने की संख्या होती है वो मृत्यु दर कहलाती है। अब उसको देखिए हम डेफिनेशन देते हैं। देखिए एकाकी जीव के संदर्भ में जन्म व मृत्यु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समष्टि में जन्म दर या फिर मृत्यु दर होती है। देखो समष्टि इन्हें क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर या फिर जो मृत्यु दर के रूप में देखा जाता है। इसलिए दर की जो समष्टियों के जो सदस्यों की जो संख्या है में वृद्धि या फिर उसकी कमी को प्रकट करती है। क्या? जन्म दर या फिर मृत्यु दर। ठीक है। देखो इस उदाहरण देखिए, पिछले जो
देखिए पिछले वर्ष एक तालाब में जो 20 पौधों में से जो प्रजनन के कारण इस वर्ष इनकी संख्या 8 की बढ़ोतरी हो गई। इस प्रकार से 28 पौधे हो गए, तो ये क्या हो गया, जन्म दर हो गई। अच्छा, अब इसी प्रकार से देखो, अगर प्रयोगशाला में फलों की मक्खियों की समष्टियां 40 पे जो मक्खियां थीं, अतः दिए गए समय में माना 1000 जो मक्खी है उसका मक्खियां मर गईं, उसमें से कितनी मक्खियां, 4 मक्खियां मर गईं, तो तब उनकी जो मृत्यु दर है वो 4/40 करके 0.1 ये उसकी मृत्यु दर निकल आती है। क्या निकल आती है, मृत्यु दर। इस प्रकार से उसकी मृत्यु दर निकल आती है। तो ये मृत्यु दर हो गई, जन्म दर, मृत्यु दर, दोनों रेट निकाल सकते हैं हम। चलिए अब आगे देखेंगे लिंग अनुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है। देखिए लिंग अनुपात सेक्स रेशियो जो होता है, देखो एक जीव को नर या फिर मादा के रूप में देखा जाता है। एक जीव होता है उसको नर के रूप में देखा जाता है या फिर मादा के रूप में देखा जाता है, लेकिन समष्टि में लिंग अनुपात का जो गुण होता है, जैसे कि 60% जो 60% समष्टियां हैं उनमें से मादा हैं और 40% नर हैं आदि। इस प्रकार से क्या देखा जाता है, उनमें इसके गुण को देखा जाता है, लिंग अनुपात को देखा जाता है। तो आप लिंग अनुपात, इसकी टॉपिक याद रखिए, लिंग अनुपात। अब आ जाता है आयु वितरण क्या होती है। आयु वितरण जो होती है क्या होती है, आयु वितरण यानी कि जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है उसको देखना है हमें। देखिए आयु वितरण होता क्या है, देखो किसी भी नियत समय पर जो समष्टि भिन्न भिन्न आयु के जीवों से मिलकर बनी होती हैं। ये तो हम जानते हैं कि किसी भी जो नियत समय पर जो समष्टियां होती हैं भिन्न भिन्न आयु के जीवों से मिलकर बनी होती हैं। इनमें प्रत्येक आयु के जो जीव होते हैं, तो किसी समष्टि में जो विभिन्न जंतुओं वर्ग में जो जीवों की अपेक्षित जो बहुलता होती है उस समष्टि का आयु वितरण कहलाती है। यानी कि पूर्व प्रजननी आयु समूह, मतलब ऐसे जो अभी प्रजनन नहीं कर सकते, और ऐसे मतलब जननक्षम ऐसे आयु वर्ग जो जनन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, और पश्च प्रजननी मतलब ऐसा आयु वर्ग जो प्रजनन कर चुका है अब वो प्रजनन नहीं कर सकता, वो किस में आता है, पश्च प्रजननी में। तो ये क्या होती है, आयु के जो होती है वितरण होता है। इस प्रकार की जो आयु का क्या किया जाता है, इसमें वितरण जाता है। पूरा पढ़ के देखेंगे आप पीडीएफ नोट में। देखो इस आधार पर निम्न जो है 3 प्रकार की समष्टियों का निर्माण होता है। इसमें 3 प्रकार की समष्टियों का निर्माण होता है, जो जनन से पहले वाली, जननक्षम और जनन के पूर्व वाली, ये तीनों आयु का इसमें पिरामिड दिया गया बना करके। ठीक है, तो ये पिरामिड है। तो समष्टियों के लिए आयु जो पिरामिड ये दिए गए हैं इनको देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम कहां पर, कि तेजी से बढ़ती समष्टियां, यानी जो तेजी से बढ़ती समष्टियां वह क्या है। तो इस प्रकार की जो समष्टियों में पूर्व प्रजननी मतलब जो 3 जो अभी हमने पिरामिड देखे थे ना, उन्हीं का वर्णन किया गया है। देखिए पहले में क्या हैगा, पहले में हैगा तेजी से बढ़ती हुई जन्म दर। क्या आएगा, तेजी से बढ़ती हुई समष्टियां, सॉरी तेजी से बढ़ती हुई समष्टियां आएगा। इसमें समष्टियां क्या हो रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। इसमें समष्टियां तेजी से बढ़ रही हैं, तेजी से क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। क्योंकि ऊपर से देखिए सबसे पहले जो जन्म दर थी वो कम थी, फिर जननक्षम ज्यादा हो गए, और जो जनन पूर्व हैं वो और ज्यादा हो गए। जनन पूर्व जिन्होंने अभी जो जनन की योग्य नहीं है वो कैसे हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, मतलब आगे इनकी समष्टियां क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। पहले पिरामिड में देखिए इसकी समष्टियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। देखिए तो इस प्रकार के जो समष्टियों के पूर्व प्रजननी है जीवों की जो संख्या सबसे अधिक व पश्च प्रजननी संख्याओं की जो संख्या होती है सबसे कम होती है इस प्रकार के पिरामिड में। ठीक है, इसको याद रखिए। तो फलस्वरूप इसमें जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम हो जाती है। यह समष्टियों में तीव्र वृद्धि की परिचायक होती हैं। ये क्या होती हैं, तीव्र वृद्धि की परिचायक होती हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, पहला वाला देख रहा है, बढ़ रही है जनसंख्या। कैसे बढ़ रही है, सबसे पहले देखिए जन्मोत्तर मतलब जो जन्म प्रजनन कर चुके हैं वह कैसे हैं, कम हैं। जननक्षम थोड़े और ज्यादा हैं, और जनन पूर्व जिन्होंने अभी जन्म के जो जनन के योग्य नहीं हुए वो क्या है, बहुत ज्यादा हैं। मतलब वो आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रजनन करेंगे और इससे समष्टियों में क्या होगी, वृद्धि होगी। पहला पिरामिड ये बताता है। अब देखिए दूसरे पिरामिड पर आते हैं, इसमें स्थिर है। इसमें क्या है, स्थिर है। क्यों है स्थिर, देखिए देखो इस प्रकार की समष्टियों में पूर्व प्रजननी व प्रजननी आयु वर्ग लगभग समान होता है। मतलब इसमें प्रजनन करने वाले मतलब जो नहीं किए हैं पूर्व प्रजननी और प्रजननी पश्च यानी प्रजनन करने चुके हैं वे, और जो नहीं किए हैं वे दोनों बराबर रेट होता है। तो वो कौन से का होता है, स्थिर होता है। अब घटती समष्टियां देखिए, इसमें क्या होता है, पहले वाले का उल्टा हो जाता है। इसमें देखिए कैसे होता है, देखिए पहले वाले का उल्टा हो गया। मतलब इसमें क्या थी, जो जन्मोत्तर थे वो कैसे थे, वो कैसे थे, इसमें वो थे कम लेकिन इसमें ज्यादा हैं।
फिर जननक्षम कैसे आती हैं, मीडियम बीच वाले, और फिर जो आता है जनन पूर्व वो कैसे हैं, कम हैं। तो इससे क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है, घट जाता है, इसका रेशियो क्या हो जाता है, घट जाता है। अंग देखिए, अंग है अगर समष्टि आकार या फिर घनत्व, समष्टि जो डेंसिटी क्या होती है, या फिर जो पॉपुलेशन साइज या फिर डेंसिटी, समष्टि का घनत्व या फिर उसका क्या होता है, डेंसिटी, क्या सॉरी उसकी साइज और उसकी डेंसिटी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो किसी भी समष्टि का आकार आवास में वो जो उसकी स्थिति या फिर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी परिस्थिति में जो उसकी समष्टि होती है उसका घनत्व होता है ना, वो बहुत कुछ बचाता है। देखो प्रकृति में वह बदलाव जो छोटी संख्या के रूप में, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे भरतपुर में आर्द्र जो क्षेत्रों में 10 से कम जो साइबेरियन क्रेन थी, या फिर उनकी बड़ी संख्या के रूप में, जैसे किसी तालाब में जो ये जो दिख नहीं रहा है क्या है का, बिलेमाइडो मोनास, अच्छा बिलेमाइडो मोनास की संख्या में लाखों के बदलाव के रूप में ही लाने से समष्टियों में क्या होता है, इसकी जो समष्टि आकार का जो तकनीकी रूप से जो समष्टि घनत्व है वो कहा जाता है। मतलब कहीं की जो उसकी आकार होता है ना समष्टि का, मतलब इतनी समष्टि यहाँ पर है, इतनी समष्टि यहाँ पर है, उसका जो आकार होता है, एक उसका जो सरफेस होता है, उसको जो आकार होता है उसको देखकर इसमें क्या किया जाता है, समष्टि घनत्व निकाला जाता है कि ये समष्टि इतनी है, इतने आकार की है। ठीक है, ये समष्टि घनत्व जाता है। अब समष्टि वृद्धि यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखिए भाई। पॉपुलेशन ग्रोथ में देखिए किसी प्रजाति के लिए जो समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता। अब कोई भी प्रजाति लीजिए, उसके लिए समष्टि का आकार कोई निश्चित नहीं होता। किसी भी क्षेत्र के लिए यह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात समष्टि का जो आकार एक स्थैतिक पैमाना नहीं है। अनेक कारक समष्टि के आकार में परिवर्तन लंबे हैं, जैसे जो खाद्य उपलब्धता, परभक्षी दबाव, मौसमी दबाव, ये सभी क्या होती है, समष्टि पर प्रभावित करती हैं, उसकी वृद्धि को रोक देते हैं। देखिए अब इसमें पहला पॉइंट आता है उसके उत्प्रवासन के, पहला कारण है जन्म दर। देखो जन्म दर से तात्पर्य है समष्टि का जन्म लेने वाली उस संख्याओं से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती हैं, मतलब उस जो उसका घनत्व होता है उसमें जुड़ जाती हैं आकर के, वो क्या होती है, जन्म दर। अब आती है मृत्यु दर क्या होती है। ये समष्टियों में किसी नियत अवधि में होने वाला मृत्यु की संख्या होती है। जो आप्रवासन क्या होती है वो भी देखिए। देखो यह उस प्रजाति के जीवों की वह संख्या है जो नियत जो समय अवधि में जो आवास में की कहीं और से आए होती हैं, वो आप्रवासन। और उत्प्रवासन क्या होती हैं, यह समष्टि के उन जीवों की संख्या होती है जो दी गई समय अवधि के दौरान कहीं और चले जाते हैं, वो क्या होती हैं, उत्प्रवासन कर जाते हैं। ठीक है, इसको आप रखिए। अब आते हैं हम किस पर, जो वृद्धि का इसका जो वृद्धि मॉडल होता है, ग्रोथ मॉडल, उसको देखेंगे। अब ग्रोथ मॉडल क्या है, देखो समय के साथ जो समष्टि वृद्धि विशिष्ट या पर जो पूर्व अनुमति तरीकों में होती है उसमें हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वृद्धि है मॉडल द्वारा जाना जा सकता है, वृद्धि मॉडल द्वारा से जान सकता है जनसंख्या की जो बेलगाम या फिर अनियंत्रित, बेलगाम यानी इस पर कोई लगाम ना हो, या अनियंत्रित वृद्धि इससे जनित समस्याओं को जो विकरालता से अवगत कराता है, वो क्या होता है, वृद्धि मॉडल होता है। जो उसकी विकरालता को, जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उसकी विकरालता को अवगत कराता है, वो क्या कहलाता है, वृद्धि मॉडल। पहले नंबर देखते हैं हम चरघातीय वृद्धि। अब चरघातीय वृद्धि किस प्रकार से होती है, देखिए किसी भी समष्टियों की जो आवधित वृद्धि के लिए खाद्य या फिर स्थान जैसे जो होते हैं, ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता, जो समष्टि आवश्यकता है, आदर्शता, जो जब किसी आवास में संसाधित असीमित होते हैं, अतः किसी भी जो प्रजाति की अपनी जो जैव संख्या होती है उसमें नैसर्गिक या फिर जन्मजात योग्यता पूर्णता में पाए जाने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं हम चरघातीय वृद्धि। ठीक है, चरघातीय वृद्धि एक कैसी होती है, जो अनियमित संसाधन होने पर जो समष्टि जो होती है चरघातीय वृद्धि को दर्शाती है। मतलब अनियमित अगर संसाधन है तो जो वृद्धि होगी वो चरघातीय वृद्धि होगी। चरघातीय वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, dN/dt = Rn। ये को आप जरूर याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये होता है।
अब जब इस सेशन में इसको नहीं बताने वाले हैं कोई इसका बड़ा। अब इसमें देखिए भाई, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लॉग अवस्था क्या होती है। इस अवस्था में वृद्धि की दर धीमी या फिर नगण्य हो जाती है, यह अनुकूलन की अवस्था परिचायक होती है। लॉग अवस्था, इसका क्वेश्चन आया था 2020 के नीट क्वेश्चन में पेपर में आया था, H1 में शायद, हाँ आया था इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब आता चरघाती अवस्था क्या होती है। यह तीव्र वृद्धि की अवस्था है, यह तब तक आबंद रूप से जारी रहती है जब तक कि संसाधनों की आपूर्ति पर्याप्त रूप से होती है। यह बरसात के दिनों में अनेक कीटों के प्रकार, मतलब चरघाती जो घातीय अवस्था होती है ये उस अवस्था में होती है जब संसाधन भरपूर होते हैं। लेकिन लॉग अवस्था जो होती है एक नियत संसाधनों में ये अवस्था होती है और ये धीमी गति होती है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली अवस्था होती है लॉग अवस्था। और चरघाती कम समय तक चलने वाली अवस्था होती है, लेकिन ये तीव्रता के साथ ये अवस्था प्रारंभ होती है, ये चलती है। ठीक है, लॉजिस्टिक वृद्धि क्या होती है। लॉजिस्टिक वृद्धि के बारे में देखेंगे तो प्रकृति में किसी भी प्रजाति की समष्टियों के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होती हैं कि वह लगातार चरघाती वृद्धि करती रहे, वो लगातार चरघाती वृद्धि नहीं कर सकती। इसके कारण समष्टियों में जीवों में जो सीमित संसाधनों के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है वह योग्यता जीवों की उत्तरजीविता पर क्या होती है, वह इनकी प्रजनन सुनिश्चित होती है, सुनिश्चित होते हैं। और अनेक देशों में जो सरकारों के इस तथ्य पर समझा गया है और उसको समझा गया है। अब देखिए धारण क्षमता क्या है वो देखेंगे हम। तो ये लॉजिस्टिक वृद्धि से आपको पढ़ के रखना है, इसकी डेफिनेशन के लिए देखना है आपको और कुछ नहीं देखना है इसमें। ठीक है, अब आ जाता है यह किसी भी प्रजाति के खेतों की वह अधिक से अधिक जो है संभावित संख्या है जो कोई आवास, पर्यावरण, वहन या फिर पोषित कर सकता है। वो क्या कहती है, धारण क्षमता, मतलब जितनी कोई जीव आहार या फिर पोषण को वो पोषित कर सकता है, वह क्षमता क्या कहलाती है, धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, धारण क्षमता कहती है। अब इसमें देखिए हम देखेंगे लॉग प्रवस्था, त्वरण प्रवस्था और मंदन प्रवस्था और स्थिर प्रवस्था, इन तीनों प्रवस्थाओं को देखकर आज ये टॉपिक यही खत्म करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लॉग प्रवस्था क्या है भाई। देखो लॉग फेज जो होता है, देखो इसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होती हैं। कैसे होती हैं, अपने पर्यावरण के प्रति वो अनुकूलित होती हैं, अतः इसमें जो वृद्धि होती है, जो इसमें वृद्धि होती है वह बढ़ जाती है। और ये या फिर कम होती है या फिर नगण्य होती है, सॉरी, इसमें वृद्धि या फिर कम होती है या फिर कैसी होती है, नगण्य होती है। इसमें वृद्धि या तो कम होगी या फिर नगण्य होगी। अब आता त्वरण अवस्था क्या होती है। देखो यह अब जो है प्रारंभ में धीमी होती है, लेकिन बाद में ये क्या होती है, घातक हो जाती है, घातक रूप ले लेती है। अर्थात इसमें समष्टियों की तेजी से वृद्धि होती है त्वरण अवस्था में। पहले कम होगी लेकिन एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, अब आती है मंदन। इस अवस्था में जो पर्यावरण प्रतिरोधक होता है इसमें वृद्धि कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, वृद्धि कम हो जाती है। किसमें, मंदन अवस्था में, नाम ही है उसका मंदन। और लॉग अवस्था ये लंबे समय तक चलने वाली अवस्था होती है भाई, इसको याद रखिए। लॉग अवस्था लंबे समय तक चलने वाली होती है, शुरुआत में ये धीमी होती है और धीमी धीमी गति चलती रहती है। लेकिन त्वरण अवस्था शुरुआत में धीमी होती है और फिर बढ़ती जाती है। और मंदन अवस्था जो होती है वो धीमी होती है और धीमी धीमी खत्म हो जाती है। अब आती है स्थिर प्रवस्था। अंत में जन्म दर व मृत्यु दर समान होती है। इसमें भय अवस्था होती है, वो स्थिर अवस्था कहलाती है। मतलब इसमें ना तो ये कभी तेज होती है ना धीमी होती है, ये स्थिर रहती है, वो स्थिर अवस्था कहलाती है। इसका सूत्र नीचे दिया गया है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये हमारा लेक्चर था और ये आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, लाइक कीजिए।